रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुअज़्ज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने ए प्लस सीरीज़ का टेस्ट नंबर 16 डिस्कस करना है कि जिसका ताल्लुक आपके यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के साथ है। सो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात शुरू करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी वो होती है जो बेस से निकली होती है। आपके 86 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? वेलोसिटी यानी बीटा, चूंकि लेंथ को टाइम से डिवाइड करके हासिल होती है। आपके 86 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स। अल्फा ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी यंग्स मॉडुलस, बिल्कुल सही है, पास्कल। बीटा ऑप्शन है सरफेस टेंशन यानी न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बिल्कुल सही है। चार्ली प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल। गलत ऑप्शन कौन सी है? आपके 87वें एमसीक्यू का आंसर यानी गलत ऑप्शन कौन सी है? डेल्टा, क्योंकि उसने एनर्जी के यूनिट क्या लिखे हुए हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये एनर्जी के यूनिट नहीं होते, ये मोमेंटम के यूनिट होते हैं। एनर्जी के यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। आई रिपीट, 87 का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 88, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन रीचेस द बॉटम इन 4 सेकंड, यानी उस ऑब्जेक्ट को पूरा इंक्लाइन प्लेन कवर करने में कितनी देर लग रही है? 4 सेकंड लग रहे हैं। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर 1/4 द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप इज। अच्छा, फर्स्ट करें कि उस पूरे ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन को कवर करने में टाइम कितना लगता है? 4 सेकंड। और डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है? s। तो अब उसका सवाल क्या है? वो टाइम बताएं जिस टाइम में ये s/4 कवर करेगा। नाउ चूंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस होकर क्या रह जाएगी? s इक्वल्स हाफ gt स्क्वायर लिख लें, 80 स्क्वायर लिख लें, ठीक है। बल्कि इस बेटर के हम g की बजाय यहां पे क्या लिख दें? a लिख दें। तो ये s क्या है? ये पूरी प्लेन की लेंथ, और ये t क्या है? इस पूरे प्लेन को कवर करने में जो टाइम लगा था। इस s का मुझे कुछ नहीं पता, बता इस t का मुझे पता है किसके बराबर है? 4 सेकंड के। तो फर्स्ट करें 1/4 फासले को मैं क्या नाम दे देता हूं? s1 का, और फर्स्ट करें उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? t1। तो फिर 1/4 फासले के लिए यही क्वेश्चन क्या बन जाएगी? s1 equals 1/2 half 81 square, where s is the complete length of the plane, s1 is the 1/4 length of the plane, या s is the complete distance covered by the object on the plane, and s1 is the 1/4 of the complete distance covered by the object on the plane. t is the time to complete the length of the plane, यानी t क्या है? वो टाइम कि जिसके दौरान पूरी जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी लेंथ कवर हो रही है, एंड t1 is the time in which s1 that is s/4 is completed. अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, तो दिस कम्स आउट टू बी दिस। अगर मैं दोनों को आपका स्क्वायर रूट ले लूं, तो दिस कम्स आउट टू बी दिस। नाउ t1 आपने निकालना था, पूरी प्लेन को कवर करने में कितना टाइम लग रहा था? 4 सेकंड। s पूरी प्लेन में कवर किया हुआ फासला, और s1 क्या था? 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, या s/4। s और s आपस में क्या हो जाएगा? कैंसर। सो दिस कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट 1/4। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1/2। तो दिस कम्स आउट टू बी 4/2, दैट इज 2 सेकंड। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 40 यानी 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 89, a body of mass 50 kilogram acquires a speed of 20 meter per second under a force of 100 newton in time. One of the easier MCQ, F equals mv over t। तो यहां से t क्या आ जाएगा? mv over f mass 50, velocity 20, force 100। ये 2 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 into 5 comes out to be 10 सेकंड। आपके 89th MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 90, a 500 gram body has a velocity of v vector equals 3i plus 4j meter per second at a certain instant, its kinetic energy is।
नाउ वेलोसिटी वेक्टर आपको कितना गिवन है 3i प्लस 4j, तो यहां से मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और रेस्ट तो सवाल काफी आसान है, के ई इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। मैथ्स कितनी थी आपके पास 500 ग्राम, दैट इज 5/1000, 2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, और वेलोसिटी कितनी आ गई 5 का स्क्वायर। ये कोई ऐसी कैलकुलेशंस नहीं है जो आप ना कर सकें। 90 का आंसर क्या होगा 6.25 जूल, यानी 90 का आंसर क्या होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 91, a body is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. Another man lifts the same mass to the same height in 60 seconds. The work done by them are in the ratio of. इस सिचुएशन में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है mgh, और आपको इस फॉर्मूला में टाइम का कोई पैरामीटर दिखाई नहीं दे रहा, तो चूंकि दोनों जो लोग हैं, जो दोनों शख्स हैं, वो एक ही मैस को एक ही हाइट तक लेके जा रहे हैं, बेशक उनके टाइम्स क्या हैं डिफरेंट हैं, दोनों का किया गया वर्क बिल्कुल क्या होगा सेम होगा, और सेम चीजों की रेशियो आपको हमेशा क्या देगी 1:1। 91st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा, यानी 1:1। Question number 92, a simple harmonic oscillator has a period of 0.01 second and an amplitude of 0.2 meter. The magnitude of the velocity in meter per second at the center of oscillation is. Center of the oscillation का मतलब है मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, जिसको हम v नॉट कहते हैं। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा एक्स नॉट, जबकि ओमेगा की जगह क्या लिखा जा सकता है 2π/t, सो दिस कम्स आउट टू बी 2πx0/t। v नॉट इक्वल्स 2π वैसे का वैसा, एम्पलीट्यूड कितना था 0.2 यानी 2/10, टाइम पीरियड कितना था 0.01 यानी 1/100। ये एक जीरो और एक जीरो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 10 किधर चला जाएगा ऊपर, जो जाके 2 × 2 4 से मल्टीप्लाई होकर आपको क्या आंसर दे देगा 40π इन मीटर पर सेकेंड। आपके 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा। Question number 93, a particle is executing SHM with a period of 4 seconds, then the time taken by it to move from the extreme to half of the amplitude is. रूटीन की क्लासेस में भी हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है कि जब SHM कहां से स्टार्ट हो, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो, तो साइन की इक्वेशन लगती है, और इस सिचुएशन में मीन से एक्सट्रीम तक जाते हुए हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कितनी देर में कवर होता है t/12 में, वे t इज द टाइम पीरियड। लेकिन जब ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट हो रही हो, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही हो, तो कॉस की इक्वेशन लगती है, और इस सिचुएशन में एक्सट्रीम से मीन तक जाते हुए हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कितनी देर में कवर होता है t/6, वे कैपिटल T इज द टाइम पीरियड। तो आगे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है अगर आपको शॉर्टकट पहले से आता है। स्मॉल t इज इक्वल टू t/6 दैट इज 4/6 दैट इज 2/3 सेकेंड। आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन इज द स्मॉलेस्ट पावर मल्टीपल। एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा क्या है गीगा विच इज 10⁻+9, बीटा क्या है मेगा विच इज 10⁻+6, चार्ली क्या है पीटा विच इज 10⁻+15, और डेल्टा क्या है डेका विच इज 10⁻+1। तो सबसे स्मॉल कौन है 10⁻+1 यानी डेका। आपके 94 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेका यानी डेल्टा। Question number 95, a horizontal force of 10 Newton acts on a body of weight 9.8 Newton. What is the acceleration produced in meter per second square? तो हमें सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट का वेट से क्या निकालना पड़ेगा मैस निकालना पड़ेगा, या मैस को हमें फाइंड करना पड़ेगा। W इक्वल्स mg, तो यहां से m क्या आ जाएगा W/g। वेट क्या है जी आपके पास 9.8, g क्या आपके पास 9.8, तो मैस कम्स आउट टू बी 1 किलोग्राम, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन A इक्वल्स F/m, फोर्स कितनी थी 10, मैस कितनी थी 1, तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 10/1 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके 95 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 96, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। स्विम करता हुआ शख्स पानी पे एक्शन लगा रहा होता है पीछे को, और पानी इस पे रिएक्शन किधर को लगा रहा होता है आगे को। 96 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Question number 97, Newton second law of motion establishes the relationship between F is equal to ma, यानी force, mass and acceleration। आपके 97 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा। Question number 98, a projectile is launched at 60 degrees to the horizontal with initial kinetic energy E. Assuming air resistance is to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches its highest point? Highest point पे वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किसको डील कर रही होगी Vx को।
अब बजाय इसके कि मैं इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करूं, इसका बड़ा आसान सा शॉर्टकट है कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी यानी के ई एच इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, वे थीटा इज द लॉन्चिंग एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आगे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। के ई एच आपने निकालना था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी ई, और एंगल कितना था 60, cos 60 क्या होता है 1/2, तो के ई एच इज इक्वल टू ई, तो cos 60 1/2 है, तो cos स्क्वायर का क्या मतलब होगा 1/2 का स्क्वायर, दैट इज e/4 एंड e/4 कम्स आउट टू बी 0.25 ई। आपके 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 99, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लुमिनेस इंटेंसिटी, यानी 99 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 100, एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन एयर विल बी, तो अगर आप एयर फ्रिक्शन को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे तो तब तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन जब एयर फ्रिक्शन इग्नोर नहीं होगी तो याद रखिएगा फिर एक्सेलरेशन में एयर फ्रिक्शन की वजह से लगातार कमी आ रही होती है। आपके 100 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा, यानी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 101, द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज गिवन बाय H equals I square RT, where I is the current, R is the resistance and T is the time. If the percentage errors in measuring I, R and T are 2%, 3% and 5% respectively, then the maximum error in the measuring heat will be Joule's heating effect, H equals I square RT, तो H का एरर क्या होगा I square का एरर, R का एरर और T का एरर, और I square का एरर क्या होगा 2 times एरर इन I प्लस R प्लस एरर इन T। आगे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। I में एरर कितना था 2%, R में एरर कितना था 3%, टाइम में एरर कितना था 5%, 2 into 2 4, 4 plus 3 7, 7 plus 5 comes out to be 12%। आपके 101 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा, यानी 12%। Question number 102, two bodies of masses m1 and m2 fall from the heights h1 and h2 respectively, same heights नहीं है, the ratio of their velocities when they just to hit the ground is, फाइनल वेलोसिटीज की आपने रेशियो निकालनी है, और फाइनल वेलोसिटीज का फॉर्मूला क्या हो सकता है v is equal to square root 2gh, this goes to show velocities directly proportional to square root of height। तो यहां से जब आप रेशियो निकालेंगे तो v1 by v2 comes out to be square root h1 by h2। आपके 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा, यानी स्क्वायर रूट h1 over h2। क्वेश्चन नंबर 103, which of the following velocity time graph represents zero acceleration? जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रही होगी, और ग्राफ क्या आएगा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। आपके 103 एमसीक्यू का आंसर ये ग्राफ होगा, यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 104, a mass of 0.5 kilogram moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with nearly weightless spring of force constant 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring will be, law of conservation of energy, बॉल की काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉल मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। तो आप बॉल की काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर को स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी हाफ के एक्स स्क्वायर से क्या कर दें कंपेयर कर दें। इसमें हाफ और हाफ आपस में क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहां से k इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो x कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट m ओवर k इंटू v। वैल्यू रिप्लेस कर दें, x इक्वल्स मास कितनी थी 0.5 दैट इज 5/10, और k कितना था 50, और वेलोसिटी कितनी थी जिससे बॉल आके स्प्रिंग को हिट की थी 1.5 दैट इज 15/10। ये 5 और 5 क्या हो गया कैंसिल, ये क्या बन गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 100 जो क्या बन जाएगा 1/10, ये 10 इस 10 से जाकर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 15/100 which comes out to be 0.15 मीटर। आपके 104 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 105, when a particle moves in a circle with a uniform speed, तो याद रखिएगा सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी हर वक्त अपनी डायरेक्शन क्या कर रही होती है चेंज कर रही होती है, तो स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब स्पीड का यूनिफॉर्म होना है, वेलोसिटी का यूनिफॉर्म नहीं होना। और आपको पता है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी हर वक्त अपनी पोजीशन क्या कर रहा होता है, अपना पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा होता है तब्दील कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ को होता है सेंटर की तरफ,
लेकिन वो सेंटर की तरफ रहते हुए भी अपना पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज जरा ये सर्कल देखें। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यहां पे किधर होगा, सेंटर की तरफ, यहां पे भी किधर को होगा, सेंटर की तरफ, यहां पे भी किधर को होगा, सेंटर की तरफ, यहां पे भी किधर को होगा, सेंटर की तरफ। लेकिन यहां पे आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहां पे आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहां पे आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग, यहां पे आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने के बावजूद वेलोसिटी टेंजेंट की वजह से हर वक्त अपनी डायरेक्शन क्या कर रही होती है, चेंज कर रही होती है, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी अपना पोजीशन वेक्टर हर वक्त चेंज कर रहा होता है। आपके 105 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 106, in S is equal to AT plus BT plus CT square. S is measured in meter and T is in second, then the unit of C is. याद रखिएगा, ये पहले भी बहुत दफा डिस्कस हो चुका है, इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन का तकाजा ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट होगा वही राइट हैंड साइड की एक टर्म का यूनिट होगा। मसलन अगर S का यूनिट क्या है, मीटर, तो AT का यूनिट भी क्या होगा, मीटर, BT का यूनिट भी क्या होगा, मीटर, और CT स्क्वायर का यूनिट भी क्या होगा, मीटर। तो यहां से C किसके बराबर आ जाएगा, मीटर पर टाइम स्क्वायर के, विच इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 107, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स। ग्राफ आपके सामने सवाल में बना हुआ है, तो ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि T1 टाइम तक डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। लेकिन T1 के बाद ग्राफ क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यानी अब डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ये T1 टाइम तक कैसे मूव किया है, यूनिफॉर्म स्पीड से, और T1 टाइम के बाद ये रेस्ट हालत में आ गया है, रुक गया। 107 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 108, रेड शिफ्ट इन अ लाइट मींस द सोर्स ऑफ लाइट इज। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ यानी लेसर फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो डॉपलर इफेक्ट को सामने रखते हुए फ्रीक्वेंसी में कमी होने का क्या मतलब है कि सोर्स ऑब्जर्वर से किधर जा रहा है, दूर जा रहा है, या ऑब्जर्वर सोर्स से किधर जा रहा है, दूर जा रहा है। 108 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। Question number 109, for a massless rod shown in the figure, what is the net torque about an axis through the point A? आपने इस फिगर में टॉर्क निकालना है पॉइंट A के हिसाब से। नाउ प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस फोर्स के टॉप से यहां पे क्या ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर, तो इस 30 न्यूटन वाली फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, 30 cos 45, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, 30 sin 45। इसी तरह अगर मैं इस फोर्स के टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यूं, तो इस फोर्स के भी कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, दो। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, 10 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, 10 sin 30। अब अच्छा कहता है आप इसकी क्यों नहीं बहस कर रहे, बेटा आपने टॉर्क निकालना है पॉइंट ए के गिर्द, तो पॉइंट ए पे लगने वाली फोर्स कोई टॉर्क पैदा नहीं कर सकती, इससे कि यहां पे मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये फोर्स हम अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, ये फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन शो नहीं करेगी। तो टॉर्क कौन पैदा करेगा, ये वाली फोर्स जो सिस्टम को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह ये वाली फोर्स भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही है, तो ये फोर्स भी टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। तो ये वाली फोर्स या ये वाली फोर्स टॉर्क पैदा करेगी जो सिस्टम को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, क्लॉकवाइज। नो पहले एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालने, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा कर रहा है, ये फोर्स कितनी थी, 30 cos 45, और मोमेंट आर्म क्या है, पॉइंट ऑफ फोर्स से लेके सेंटर ऑफ रोटेशन तक का फासला, दैट इज 1.5 या 15/10, दिस कम्स आउट टू बी 31.5। और क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा कर रहा है, ये वाली फोर्स। तो फिर वही फॉर्मूला, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। व्हाट इज फोर्स, 10 sin 30,
एंड व्हाट इज मोमेंट आर्म, पॉइंट ऑफ फोर्स से लेके सेंटर तक का फासला, वो पूरा फासला, पूरी रॉड की लेंथ कितनी है 3, तो sin 30 होता है 1/2, 10 into 3 is 30/2 and that is 15. तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना लग रहा है 31.5, क्लॉकवाइज टॉर्क कितना लग रहा है 15, तो नेट टॉर्क क्या होगा दोनों टॉर्क्स का डिफरेंस। आपके 109th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, अल्फा यानी 16.5 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 110, a body having initial velocity 0 is moving with an uniform acceleration of 8 meter per second square when the distance traveled by 8 in 5th second will be। अच्छा, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 0 है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस होके क्या रह जाएगी, s इक्वल्स हाफ 80 स्क्वायर। तो वही बात, यहां पे मैं g की जगह क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, 4 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, s1 इक्वल्स हाफ a 4 का स्क्वायर, और 5 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी s2 इक्वल्स हाफ a 5 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये नहीं है 4 सेकंड के बाद का डिस्टेंस निकालें, क्वेश्चन ये नहीं है 5 सेकंड के बाद का डिस्टेंस निकालें, क्वेश्चन ये कि 5वें सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 4 सेकंड में कवर किए हुए डिस्टेंस को यानी s1 को 5 सेकंड में कवर किए हुए डिस्टेंस यानी s2 से माइनस कर देंगे, तो फिर 5वें सेकंड में कवर हुआ हुआ डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस इन 5th सेकंड विल बी s which is s2 minus s1 which is हाफ a 5 का स्क्वायर माइनस हाफ a 4 का स्क्वायर, और अगर मैं हाफ a क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो दैट बिकम्स 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। नाउ a कितना था 8/2 is 4, this is 25, this is 16, 25 minus 16 is 9 and 9 into 4 comes out to be 36 मीटर्स। आपके 110th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली, यानी आपके 110th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 36 मीटर्स। Question number 101, the speed of the car as a function of the time is shown in the figure, which of the following statement is true? अल्फा देख लें, the distance covered by the car in 8 सेकंड इज 80 मीटर। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ग्राफ का एरिया लेना पड़ता है, और ग्राफ एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको जनरेट करता दिखाई दे रहा है, जिसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू विथ। हाफ विथ कहां तक एनालिसिस करना था 8 सेकंड तक, तो ये विथ है, और 8 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है 20, तो लेंथ कितनी आ गई 20, so 20/2 is 10 and 10 into 8 is 80 meter. Alpha option is absolutely correct. Beta, the acceleration of the car is 2.5 meter per second square. इसी पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन निकालें, तो एक्सेलरेशन क्या होता है y over x यानी लेंथ ओवर विड्थ। आपके पास यहाँ पे लेंथ कितनी थी 20, आपके पास यहाँ पे विड्थ कितनी थी 8 and that is 2.5 meter per second square. So beta sentence is also correct. So if alpha is correct, so is beta, then the answer is got to be चार्ली यानी बोथ ए एंड बी। 111th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली यानी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 112, अ बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग इज swung in a vertical circle, which of the following remains constant? एक ऑप्शन देख लें, अल्फा टेंशन इन द स्ट्रिंग, नहीं ये कांस्टेंट नहीं रहती, टॉप पे टेंशन मिनिमम हो जाती है, बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम हो जाती है। बीटा स्पीड ऑफ द बॉल, नहीं ये भी कांस्टेंट नहीं रहती, टॉप पे वेलोसिटी या स्पीड मिनिमम हो जाती है, बॉटम पे स्पीड या वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। चार्ली सेंटीमीटर फोर्स, नाउ इस सिचुएशन में सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड ही कौन कर रही है टेंशन, और टेंशन टॉप पे मिनिमम हो जाती है और बॉटम पे मैक्सिमम हो जाती है। सो स्पीड, टेंशन, सेंटीमीटर फोर्स ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं है। कौन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है अर्थ की ग्रेविटी। ऑफ कोर्स 112th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉल, दैट इज W इक्वल्स mg, ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 113, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन विच टाइप ऑफ कोलिजन, ऑफ कोर्स इलास्टिक कोलिजन। 113 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 114, इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज सिमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय n waves such that its displacement due to each of the individual n waves be y1, y2, y3, y and so on, then the resultant displacement y of the particle is given by principle of superposition, according to which the resultant displacement will be equal to the sum of all the individual displacement given by all the falling waves on the given particle. आपके 114 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा।
और फाइनली क्वेश्चन नंबर 115, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स the changing electric fields, the changing magnetic fields and the direction of propagation of electromagnetic waves, they all are mutually perpendicular due to transverse nature of electromagnetic wave, जो अपने सोर्स के हमेशा मीडियम ऑफ पार्टिकल से हमेशा कैसे मूव करती हैं, परपेंडिकुलर मूव करती हैं। 115 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। यानी 115 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो होपफुली आज के तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।